नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल पर कार्यक्रम जनवाणी। जनवाणी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कुछ ऐसे ज्वलंत विषयों पर बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। आज के अंक में हम ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के प्रभाव की। हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण की विभीषिका झेल रहा है। हमारा भारतवर्ष और हमारा पहाड़ी प्रदेश इसकी बात करें तो ये भी इससे अछूता नहीं रहा है और आए दिन हम देख रहे हैं किस तरह से इसका संक्रमण का जो प्रभाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस संक्रमण की बात करें तो इस संक्रमण ने हर आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है और ख़ास करके औसतन या अनुपात में हम बात करें तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे जो वृद्धजन हैं, हमारे परिवार के जो हिस्सा रहे हैं, उनको उनकी संवेदनशीलता, क्योंकि इस अवस्था में उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो न्यून होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। ऐसे में वो ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं और इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि हमारा जो आचरण है वो उनके प्रति कैसा रहे, ताकि परिवार में, समाज में इस वर्ग को जो है हम संक्रमण की चपेट में आने से बचा सकें। तो जहाँ कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी जो स्वच्छंद जीवन जीने की जो ये अंदाज है, जो शैली है, इस पर हमें संयम लाना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, ताकि हम इन लोगों को इसके संक्रमण से बचा सकें। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख हैं और आज इन्हीं विषयों पर लेकर, टीकाकरण को लेकर बात करेंगे, कोरोना के लक्षणों को लेकर बात करेंगे, कोरोना से बचाव के बारे में हम बात करेंगे। राजेश जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है जनवाणी कार्यक्रम में। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम अक्सर कुछ ऐसे ज्वलंत विषयों को लेकर बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार हमारे साथ रहता है, हमारे दर्शकों के साथ रहता है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो कोरोना महामारी पिछले एक वर्ष से एक नया जो विषय वस्तु है उभर कर सामने आई है, जिस पर लगातार परिचर्चा हो रही है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, क्योंकि वो ज़्यादा संवेदनशील है कोरोना संक्रमण को लेकर, उनका बचाव कैसे किया जा सकता है। जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड-19 एक पैंडेमिक लेके आया, पूरी दुनिया में लेके आया है और हमारे इंडिया में भी और हमारे प्रदेश में भी इसका इतना इम्फेक्ट है कि आज के टाइम में हम लोग हर दूसरा तीसरा आदमी इससे जूझ रहा है जी। तो इस पे जब से कोविड आया हुआ है, जब 2020 मार्च में जब कोविड आया था इंडिया में, जब हमारे यहाँ पे जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो जब हमने देखा इसका जो कोरोना वायरस है, इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ रहा था सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर। तो जो अगर हम बुजुर्गों की, अगर हम यहाँ पे अगर हिमाचल की बात करें तो हमारे हिमाचल में लगभग 7 लाख बुजुर्ग हैं हमारे हिमाचल में, और जिसमें 90% से ज़्यादा बुजुर्ग हमारे गांव में रहते हैं और 10% बुजुर्ग रहते हैं शहरों में। जब अब कोविड जो है, इसका जब हमारा एक स्टडी आया था तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इनिशियली जो है कोविड का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो है बुजुर्गों के ऊपर हो रहा था। इसका रीज़न एक क्या है कि एजिंग की वजह से उनका जो एक इम्यूनिटी है उनका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो साथ में बुजुर्गों को कहीं ना कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ है, या तो उनको हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट पेशेंट है, या कोई किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये जो वायरस है वो डायरेक्ट, ये जो कॉमॉर्बिड डिजीज़ और जो एजिंग की वजह से इसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने जब पूरे इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इंडिया और हमारे प्रदेश में स्टडी कर रहे थे, तो इसका हम सब ने देखा था। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन आने के बाद देखा था कि सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट था बुजुर्गों का हो रहा था। तो हम हमेशा ये बोल रहे थे कि बुजुर्गों को हमें सबसे पहले बचाना पड़ेगा इस कोविड से। किस तरह बचाना है, इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमने पूरा स्टेट में दिया और उसको हम फॉलो कर रहे थे। तो हम बुजुर्गों को हमने पिछले 1.5 साल में हमने जब देखा कोविड आने के बाद, इनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट अभी बुजुर्गों के ऊपर आ रहा था मेंटल हेल्थ का। क्योंकि जब देख रहे थे जैसे ही कोविड आ गया तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो बुजुर्गों को घरों में बैठना पड़ रहा था। जब बुजुर्ग एक तो ऐसी उनका एजिंग है, एज फैक्टर है, तो साथ में वो जब अकेले घर में रहते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से मेंटल स्ट्रेस से जाना पड़ रहा था। तो इससे मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब जो नए स्ट्रेन की हम बात करें, जिस तरह से अभी जिससे हम जूझ रहे हैं, आपने देखा है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये हर आयु वर्ग पे अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है, चाहे वो शैशव अवस्था हो, चाहे हमारे युवा हो या हमारे बुजुर्ग हो। लेकिन बुजुर्ग, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती है, अवस्था के साथ साथ जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता
होता है उसमें उसका हास हो जाता है, वो क्षीण होना स्वाभाविक है उसका, तो ऐसे में वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे में जो हमारा दिनचर्या है या हमारे जीवन शैली का जो आचरण है उसमें कितना बदलाव, ताकि हम जो हमारे बुजुर्ग हैं इनसे फासला बनाकर इनको संक्रमित होने से बचाया जा सके? तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जैसे कि मतलब जैसे अब बुजुर्ग तो घरों में रह रही हैं, हमने एक पूरा डूज एंड डू नोट्स एक गाइडलाइंस बनाया है बुजुर्गों के लिए कि अब आपने घरों में रहना है। नंबर 1 घरों में रहना है, आपको कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते रहो ड्यूरिंग लॉकडाउन, और आजकल जो फेज चला हुआ है कोविड का, तो आपको घरों में रहना ही है। तो हम ये बोलते हैं कि आप ऐसे कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करो, आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो, ताकि आप कुछ ऐसे मेंटल स्ट्रेन से ना जाए। साथ में हम उनको बोलते हैं कि जब घरों में बैठते हैं तो आप कुछ ऐसे अपने घर के फैमिली मेम्बर से आप बातचीत करते रहो, ताकि अपने आप को बिजी रखें। बट दूसरा रीज़न क्या हो रहा है आज के टाइम में, बुजुर्ग तो घरों में बैठ रहे हैं, बस हमारे यूथ से बिकॉज लाइवलीहुड का मामला है, उनको काम करना है, पैसे कमाना है, घर के लिए राशन पानी खर्चा चाहिए, तो हमारे जो काम करने वाले उनके बेटे हैं बहू, उनको घर से बाहर जाना पड़ रहा है। तो अभी जो दूसरा स्ट्रेन आया है तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट बुजुर्गों के ऊपर तो पड़ रहा है। साथ में जो अभी जो स्टडी है 18 से 20 से 50 ईयर्स के बीच में इवन बच्चों को इसके ऊपर जो स्ट्रेन, यूके का स्ट्रेन आ रहा है, आपको सिंगापुर स्ट्रेन आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस हो गया है। तो अभी हमें और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब काम करके घरों में जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स घरों में रहते हैं, तो उनसे हमें बिल्कुल काफ़ी डिस्टेंसिंग में रखना पड़ेगा। हमको जब भी मार्केट जा रहे हो या वर्क प्लेस में जा रहे हो, तो हम सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्क प्लेस में तो 100% मास्क के बगैर ना रहिए, और बिल्कुल हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। और जब हम घर जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको अलग कमरे में ही बैठने दें, बट उनको बिल्कुल आइसोलेट भी मत करिए। उनको जब आपको लगता है आप संवाद बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इससे उनके साथ अलग अलग तरीके के दूसरे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। हाँ जी। बट मैं आपको एक बड़ी अच्छी खुशी की बात बताता हूँ, हमारे प्रदेश में बुजुर्गों के जो वैक्सीनेशन के ऊपर जो चल रही है, मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूँ, बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन जो आज के टाइम में कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे देश में इसका जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये एक अम्ब्रेला की तरह, एक छाता की तरह काम कर रहा है। जैसे जब बरसात में हम लोग जब बाहर जाते हैं, तो जब हम छाता लगाते हैं तो छाता से हम लोग गीला होने से बचता है। उसी तरह एक जब हम वैक्सीनेशन होता है, तो ये वैक्सीन हमारे बॉडी में एक छाते की तरह काम करता है। तो मैं सभी बुजुर्गों से, सभी लोगों से मैं अपील ये करूंगा कि प्लीज़ वैक्सीनेशन करें। इसके ऊपर जो भी अफवाहें लग रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे लिए आज के टाइम में बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है। वैक्सीन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें सबको जाना है और वैक्सीन करना है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा ये जिक्र किया है, टीकाकरण का जिक्र किया है। अभी आपने देखा कि एक फेज़ हमारा जो है वो लगभग पूर्ण होने को है और नया फेज़ शुरू हो रहा है टीकाकरण को लेकर। इससे पहले का जो फेज़ रहा था 45 वर्ष की आयु से अधिक जो हमारे लोग रहे हैं, उनके लिए टीकाकरण का अभियान चला था। अगर प्रदेश की हम बात करें, प्रदेश की आंकड़ों की हम बात करें, प्रदेश में 45 वर्ष से ऊपर या वरिष्ठ नागरिकों की अगर हम पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात करें, कितनी जनसंख्या और कितनी जनसंख्या जो इस टीकाकरण अभियान के तहत कवर हो चुकी है? मैं बड़े गर्व के साथ अपने प्रदेश के गवर्नमेंट से बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि हमारा जो अगर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉपुलेशन लगभग 70 लाख है, और आज तक कल के जो मैं आंकड़ा देख रहा था, हमारे प्रदेश में लगभग 17 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 7 लाख बुजुर्ग है, उसमें से 6 लाख बुजुर्गों का ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है 60 साल से ऊपर। तो मुझे लगता है ये हमारे प्रदेश में लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ चुका है, और हम भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर और शहरों में हम लोग वैक्सीनेशन का अवेयरनेस दे रहे हैं, और लोग बिल्कुल सामने आ रहे हैं। हम भी यहाँ पे अलग अलग जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स में मैं भी विजिट कर रहा हूँ, जहाँ हमारे मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, उनके थ्रू हम बुजुर्गों को लाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में, और बुजुर्ग खुद सामने आ रहे हैं, लोग भी सामने आ रहे हैं कि हमको वैक्सीनेशन कराओ अब। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज के टाइम में लगभग 16-17 लाख लोगों का हमारे प्रदेश में वैक्सीनेशन हो चुका, और 90% जो 60 साल से बुजुर्ग हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका फर्स्ट फेज का। तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है अगर जो अब सेकंड फेज, जो थर्ड फेज जो 1 मई से होगा, तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि प्लीज़ जस्ट कम फॉरवर्ड फॉर द वैक्सीनेशन। तो ये हमारे लिए एक अम्ब्रेला की तरह, मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छाते की तरह हमारे जो बॉडी को जो प्रोटेक्ट करेगा, जो इस कोरोना वायरस से, इस नई बीमारी है, नई वायरस से हम लोग इससे बच सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसे कि हेल्पेज इंडिया के आप राज्य प्रमुख हैं और हेल्पेज इंडिया एक लंबे समय से बुजुर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। बुजुर्ग जो किसी तरह से अलग अलग तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। अगर कोविड महामारी के जो ये समय काल चल रहा है, इसमें हेल्पेज इंडिया की भूमिका की अगर हम जिक्र करें तो कहाँ पाते हैं आप? वैसे हेल्पेज इंडिया हमारे देश में पिछले 42-43 सालों से काम कर रहे हैं। तो हम लोग वास्ट रिसर्च कर रहे हैं बुजुर्गों के ऊपर। जब से कोविड आया है तो इमीडिएटली हमने बुजुर्गों के ऊपर, क्योंकि बुजुर्गों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि एजिंग होता है तो चल नहीं पाते हैं, उनको आसपास के जो हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर है। दूसरी पॉवर्टी, थर्ड है हेल्थ का प्रॉब्लम। तो कोविड के दौरान इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था हेल्थ का। जैसे क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था हमारे मैक्सिमम जो बुजुर्ग अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो उनको या तो हाइपरटेंशन है या उनको कोई डायबिटीज़ है या हार्ट का प्रॉब्लम है। अब जब बुजुर्गों को घर में ही रहना पड़ रहा है, बिकॉज उनको रहना ही पड़ेगा, तो क्या उनको घर द्वार पर किस तरह के उनसे मेडिकल सर्विसेज दिया जाए। तो हेल्पेज के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मोबाइल हेल्थ यूनिट, जो हमारे एशिया में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल मेडिकल यूनिट वी रन इन आवर कंट्री। तो इस यूनिट में पूरा एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो पूरे देश में हमारे जो मोबाइल हेल्थ यूनिट के थ्रू घर घर जाके बुजुर्गों का हमने उनको जो भी मेडिसिन और उनका हेल्थ चेकअप करवाया था। प्रदेश में भी क्या इस तरह के यूनिट काम कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रदेश में हमारे 11 मोबाइल हॉस्पिटल्स हमारे प्रदेश में चल रहे हैं। और जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो हम लोग तो हमारे फील्ड में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है बिल्कुल मतलब दिन रात सरकार के प्रोग्राम के साथ, सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो 11 मोबाइल मेडिकल यूनिट है, जितने भी रूरल से जो किन्नौर है, ट्राइबल एरियाज़ में हम लोग गांव-गांव जाके हमारे बुजुर्गों को जिनको भी मेडिसिन की ज़रूरत है, साथ में हमने उनको घर द्वार पे उनको मेडिसिन दिए। साथ में ऐसे गरीब बुजुर्ग भी थे जिनके राशन पानी खत्म हो गए। जी बिल्कुल, इसी बात के साथ में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हर परिवार की अपनी एक अलग कहानी है, अलग परिस्थिति है। खास करके बुजुर्गों के विषय में ही मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ परिवार हर तरह से योग्य हैं, उनके पास अपने बच्चे हैं, बेटे हैं, साथ रहते हैं, एक संयुक्त परिवार है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही समाज में कुछ परिवार का एक ऐसा पहलू भी रहता है जहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी आगे की जो पीढ़ी है वो काम या रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहरों में निवास करती है या देश से बाहर वो काम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर बुजुर्ग किसी ऐसी संक्रमण से प्रभावित होते हैं और वो कोई मदद चाहते हैं, तो ऐसे में हेल्पेज इंडिया किस तरह से मदद करती है? बहुत ज़रूरी है। हेल्पेज इंडिया पूरे इंडिया में एक वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन चला रही है वो, जिसका नंबर है 1800-180-1253। अगर किसी भी बुजुर्ग को जो अकेलापन का फील करे, किसी भी तरह के उनको ज़रूरत है, तो इस नंबर में हमारे हेल्पलाइन में कॉल करके हम लोग उनसे मदद ले सकते हैं। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल, कोविड के दौरान हमारे पास इस हेल्पलाइन में इतने कॉल्स आए जिसमें घरों में कुछ बुजुर्ग जो अकेले खासकर बुजुर्ग रहते थे और लॉकडाउन हो गया है, तो ऐसे बुजुर्ग थे जिनके घर घर जाके हमारे जो हेल्थ टीम है, हेल्पलाइन टीम है, उनको जाके हम लोग मदद करते थे उसके साथ में। जी अभी आपने कुछ समय पहले जिक्र किया था मानसिक अवसाद का, मेंटल हेल्थ का बात की थी कि जो हमारा एक कोविड से निपटने के लिए जो हमारा एक लॉकडाउन देश ने देखा है और परिस्थितियां अभी तक भी असामान्य हैं, बहुत सारी सामान्य नहीं हो पाई हैं, तो ऐसे में जो वो अवसाद झेल रहे हैं, उस अवसाद से बाहर लाने के लिए, उनको ज़िंदगी के उस रफ्तार में शामिल करने के लिए क्या हेल्पेज इंडिया कोई ऐसा कार्यक्रम चला अभी रही तो है? जैसे खासकर ये जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो, लॉनलीनेस जो अकेलापन है ना बुजुर्गों के लिए, लॉकडाउन की वजह से वो हमेशा अकेलापन का शिकार हो रहे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्योंकि 1-to-1 तो हम लोग कर नहीं पाते, तो हमारे हेल्पलाइन के थ्रू हमारे हेल्पलाइन काउंसलर्स, हमारे पास एक डाटाबेस है बुजुर्गों का। हिमाचल की बात करें तो हमारे हेल्पलाइन काउंसलर्स उन बुजुर्गों को कॉल करते हैं, तो उनके बारे में उनसे कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते हैं। तो उनको अगर कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो हमारे हेल्पलाइन काउंसलर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। साथ में ड्यूरिंग लॉकडाउन हेल्पेज इंडिया ने पूरे 20 स्टेट्स में हमने एक स्टडी किया था, एल्डर्स ड्यूरिंग कोविड। तो उनके साथ क्या लॉकडाउन एंड कोविड के दौरान क्या क्या सबसे ज़्यादा समस्याएं बुजुर्गों ने फेस किया। तो बड़ा शॉकिंग है, जिसमें हमने देखा कि 65% बुजुर्गों ने ये बोला कि उनका जो लाइवलीहुड है लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से उनका ख़त्म हो गया है। क्योंकि हमारे आंकड़े ये बताते हैं हमारे देश में 90% बुजुर्ग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, मतलब उनको
मतलब आखिरी समय तक उनको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको रोटी पाने के लिए काम करना। तो 65% बुजुर्गों का देखो कितना लॉस हो गया। जब उनका लाइवलीहुड खत्म हो गया, उनका दाना पानी जो काम करते थे, जहाँ कमाते थे, खत्म हो गया, तो उनमें एक मेंटल स्ट्रेस आना शुरू हो गया। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है। साथ में हमने ये देखा था कि लगभग 43% बुजुर्गों को ने ये बोला था कि उनका जो एक क्रॉनिक डिजीज़ तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, वो डिटेरोरेट हो गया और ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि लॉकडाउन था। कईयों को अब लगभग 10 करोड़ एल्डरली पॉपुलेशन है हमारे देश में। इतना बहुत बड़ा कंट्री है, बट इस इतने बड़े कंट्री को भी हमारे जो सरकार है कोशिश कर रही है, साथ में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग रीच आउट करें, और ताकि और कुछ हो सके तो उनको खासकर इस तरीके से जो आज के टाइम में लॉकडाउन और कोविड के दौरान प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हेल्पेज इंडिया आपने बताया कि एक लंबे समय से कार्य कर रही है, पूरे देश भर में कार्य कर रही है और प्रदेश में भी इसका यूनिट कार्य कर रहा है। आप खुद स्टेट हेड हैं उसके। जी। तो प्रदेश के बारे में ही अभी हम जिक्र करेंगे कि प्रदेश में जैसे आपने बताया कि हमारी यूनिट्स हैं, हमारे वॉलेंटियर्स हैं, अगर किसी को किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है आपात स्थिति में, तो वो एकदम से संपर्क कर सकते हैं। जिस हेल्पलाइन नंबर का जिक्र आपने किया, वो देश भर के लिए जो एक नंबर जिक्र कर, क्या प्रदेश के लिए कोई ऐसा नंबर आपने रखा है कि जहां पर प्रदेश के जो हमारे वृद्ध अवस्था या वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर वो आपात स्थिति में कोई हेल्प चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं, तो वो एकदम से आपसे संपर्क कर सकें? तो ये हेल्पलाइन नंबर वही है, हिमाचल में भी 1800 180 1253। तो इसमें 100% हमारा जो हेल्पलाइन काउंसलर हम लोग इसको रिसीव करते हैं। सभी से मैं अपील करता हूँ, कभी भी बुजुर्गों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, खासकर आजकल कोविड के दौरान, तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कीजिए। अभी ये सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ये हेल्पलाइन काम कर रहे हैं। और साथ में आपको एक और वैल्यू एडिशन बता रहा हूँ, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक नेशनल प्रोग्राम फॉर एल्डरली के अंडर नेशनल हेल्पलाइन फॉर एल्डरली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और अभी इसके ऊपर बातचीत चली है, तो एक बड़े लेवल पे हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग गांव रहते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में 90% से ज़्यादा बुजुर्ग गांव में रह रहे हैं, तो आउटरीच कैसा किया जाए, तो ये हेल्पलाइन एक बहुत बड़ा, एक बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा एक हेल्प हो सकता है फ्यूचर में। तो इस प्रोग्राम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो होपफुली हम नेक्स्ट 2-3 मंथ्स पे, ये नेशनल प्रोग्राम है एल्डरली का, पूरे देश में हम लोग हेल्पेज इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा हर बुजुर्ग, उसको कोई किसी तरीके का ना तकलीफ हो, तो अगर उनके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है या उनको कोई ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा है, या तो उनको आज के टाइम में वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो दे कैन डायरेक्टली रीच अस एंड वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट देयर प्रॉब्लम्स एक्चुअली। जी। दूसरी बात डॉक्टर साहब, अब ये यहाँ पर इस बात का जिक्र करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जैसे आपने आंकड़ों की बात कही, आपने कहा कि 7 लाख की जो जनसंख्या है वरिष्ठ नागरिक या वृद्ध जनों की, उसमें से 6 लाख जो है वो अपना वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। ये सचमुच बहुत काबिल तारीफ बात है। लेकिन क्या अब जो ये नई मुहिम शुरू हुई है 18 वर्ष से अधिक की आयु में, इसमें जो 45 वर्ष से अधिक के जो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी रह चुके हैं, किसी कारणवश वो टीकाकरण में शामिल नहीं हो पाए, तो क्या वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सबके सब होंगे। 18 साल से ऊपर, 18 साल से 90-100 साल तक की उम्र तक सबके सबको क्राइटेरिया, कोई ऐसा अभी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। अब गवर्नमेंट को अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ से आएगा, इसके ऊपर गाइडलाइंस आ रहे हैं, गाइडलाइंस बन चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बट जो भी अभी भी, चाहे बुजुर्ग है चाहे 45 प्लस है, वो लोग कभी भी अपने इसको रजिस्टर करके वो लोग वैक्सीनेशन में जा सकते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि हेल्पेज इंडिया एक अवेयरनेस कैंपेन हमेशा चलाती है, और खास करके कोविड महामारी का जो संक्रमण का ये दौर चला है, इसमें हेल्पेज इंडिया की भूमिका और भी सराहनीय हो जाती है, क्योंकि इसने वो ज़मीनी धरातल पर जाकर लोगों से मिलकर उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं। अगर टीकाकरण अभियान को लेकर हम जिक्र करें, प्रदेश की बात करें, आपको क्या लगता है कि अभी तक जो वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा टीकाकरण में भाग लिया गया, उनके द्वारा कौन कौन सी समस्याएं अगर उन्हें लगी है टीकाकरण केंद्रों में, अगर उन्हें लगा है कि ये चीज़ें जो है और इसे आसान किया जा सकता है टीकाकरण अभियान में? मैं समस्याएं नहीं बोल सकता हूँ, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा प्रदेश एक पहाड़ी इलाका, पहाड़ी एरिया है, तो एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अब हमारे ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं गाँव में रह रहे हैं, तो सपोज वो नियर बाई PSC CSC जाना हो, तो क्योंकि अभी जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि घर द्वार पे जाके वैक्सीनेशन करो, तो वो अभी फैसिलिटी है ही नहीं है। तो अभी स्वास्थ्य केंद्रों पे ही उनको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग, हमारा जो, मैं सबसे रिक्वेस्ट, सरकार भी अगर चाहे तो मोबाइल हेल्थ यूनिट के थ्रू
जी। जैसे हेल्पेज इंडिया के जो मोबाइल मेडिकल यूनिट जहाँ जहाँ पे हमारे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे जो टीम है उनको बुजुर्गों को उस मोबाइल यूनिट में ला के उनको नियर बाई कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में उनको वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी। बस ये मेन समस्या यही है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस शुरू में प्रॉब्लम आ रहा था, बुजुर्ग उनके डाउट्स थे, जी। बट हमारे जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम है बड़े रोबस्ट है, अच्छी तरीके से हमने लोगों तक पहुंचाया, तो लोग अब सामने आए, बुजुर्ग भी सामने आए। जी। और देखो अब लगभग 90% बुजुर्गों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जी। ठीक है, 1 मार्च से हमने स्टार्ट किया था, तो विद इन 2 महीने में ऑलमोस्ट हमने 90% अचीव कर चुके हैं। जी। तो आई थिंक नेक्स्ट 1 मंथ में हम लोग लगता है 100% हमारे जो अचीवमेंट हो जाएगा एज फार एज सीनियर सिटीजन आर कंसर्न। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूर है किया जाए, क्योंकि ताकि संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके, इसकी चेन को रोका जा सके। और जैसे कि आपने बताया कि अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान जैसे आप खुद वरिष्ठ नागरिकों से बात करते हैं, और ख़ास करके जो कोविड की जो ये नियम रहे हैं, जो आपदा प्रबंधन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है, उसमें अक्सर जो मुख्यतः रहता है कि मास्क का प्रयोग करने के लिए अनिवार्यता दी गई है। इसको लेकर वृद्धजनों में हमेशा वो रहती है कि उन्हें एक तो कुछ और श्वसन जो है समस्याएं उन्हें रहती है, तो उस वजह से वो मास्क का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना अवेयर उन्हें किया जाना चाहिए कि मास्क कितना उपयोग उन्हें किया जाना है? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ना, क्योंकि बुजुर्गों के साथ ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जी। तो बट हम ये बोलते हैं जब बुजुर्ग अपने कमरे में अकेले हों जी। तो आप मास्क नहीं लगा सकते हो, बट अब लगता है जब फैमिली, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो जब आमने सामने बातचीत करते हो तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखे, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगा के बातचीत करो, क्योंकि बुजुर्गों को तो घरों में ही रहना है। जब आप अकेले रहते हो तो आपको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें हम बुजुर्गों को ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपर प्राणायाम कीजिए, योगा करिए। आजकल तो अब देखो, अब नेचुरल सिस्टम में हम लोग दोबारा जा रहे हैं जी। तो इसका बहुत ज़्यादा रिसर्च आ रहा है, स्टडीज़ आ रहे हैं कि आप प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू आप लोग, खासकर बुजुर्गों के हम लोग बोलते हैं आप पूरा प्राणायाम वगैरह करते रहिए सभी को। अब तो क्योंकि कोविड में तो सब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके साथ हो रहा है, तो हम सभी वो बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल जो ब्रीदिंग टेक्निक है आज के टाइम में, जब अगर अकेले हैं तो यू डोंट यूज मास्क, अकेले बैठे घर में बैठ रहे हो तो मास्क यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारा जो प्रदेश है वो पहाड़ी प्रदेश, भौगोलिक परिस्थिति Exactly, है, तो इसमें जो हमारे हिली एरियाज हैं उसमें चलना फिरना ज्यादा रहता है, वो तो संक्रमण से बचने के लिए ठीक है, बिल्कुल आपके जो है अवयव बिल्कुल काम सही ढंग से काम करते हैं, लेकिन क्या जब चढ़ाई या उतराई के दौरान मास्क का उपयोग वृद्ध अवस्था के लिए आप कितना? बिल्कुल, मैं वही में बोल रहा, अगर आप अकेले हो जी, गांव में अपने बगीचे में हो जी, अकेले, तो यू डोंट यूज मास्क, आप फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए, फ्रेश हवा लीजिए, तो बहुत जरूरी है। हमेशा मास्क मत लगाइए अगर आप अकेले हो जी। आप अपने काम कर रहे हो, अपने खेत में बैठे हो, अकेले हो, तो कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। मास्क आपने जहाँ लगाना है वहाँ पे, जब भीड़ मतलब बिल्कुल क्राउडेड एरिया में जा रहे हो, या तो आप कहीं पे मार्केट जा रहे हो, तो वहाँ पे बिना मास्क के बिल्कुल नहीं जाएंगे। बट आप अकेले बगीचे में या कहीं खेतों में या कहीं जंगलों से जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो उसमें बिना मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज क्राउडेड एरिया में और कोई भी एरिया में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको मास्क लगाना पड़ेगा। अगर किसी घर परिवार में हमारे सदस्यों में कोई इस तरह के संक्रमण के लक्षण आने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बुजुर्ग हमारे साथ परिवार में रहते हैं, बच्चे हमारे साथ परिवार में रहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या आचरण रहना चाहिए? हम तो वही बता, अगर लगता है हमारे घर में कोई हमको है, कोई डाउट है कि उसको कोविड हो सकता है, तो इमीडिएटली सबसे पहले तो जो जिसको ऊपर हमको एक डाउट है उनको अलग आइसोलेट कर दो, दूसरे कमरे में रख दो, और अगर बातचीत भी करना हो तो बिल्कुल काफ़ी डिस्टेंसिंग में आप प्रॉपर मास्क लगा के फिर आप लोग दूर से काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस में बातचीत कर सकते हैं। बट आपको जैसे ही, अब तो हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि जिसको भी थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि कोल्ड है, तो इमीडिएटली आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, और अगर लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है तो इमीडिएटली आप RT-PCR टेस्ट करवा के कोविड टेस्ट करवा दीजिए। और बुजुर्गों को तो हमेशा हम कहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को, फिर जब ये ऐसे कंडीशन में, तो आप अपने आप को आइसोलेट करके दूर रखें और प्रॉपर मास्क और सैनिटाइज और प्रॉपर हाइजीन अपने आप को मेंटेन करें। अगर इस संक्रमण के दौरान बुजुर्ग अवस्था को लेकर उनके आहार की बात करें तो किस तरह का रहेगा? आहार बड़ा सिंपल, कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट लो, जो आप मेडिसिन वगैरह प्रॉपर जो ले रहे हो आप लीजिए, अच्छा खाना खाइए,
और बिल्कुल मतलब सादा और अच्छे खाना खाइए, हाई प्रोटीन डाइट के हम लोग रिकमेंड करते हैं खासकर बुजुर्गों जी को। डॉक्टर साहब, आज आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए और बहुत उम्दा जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। और कुल मिलाकर हम यही आह्वान करते हैं कि ये जो टीकाकरण अभियान है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और टीकाकरण लेकर अपने समाज को, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। इसी के साथ समय हो चला है आप लोगों से इजाज़त लेने का। जनवाणी कार्यक्रम के किसी और अंक में किसी और विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार जी।